लिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि जरूरत के हिसाब से डीएनए को खोलना और बंद करना पड़ता है सेल में। जब फुली कंडेंस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। सबसे कंडेंस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? मेटाफेजिक क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और सबसे खुली फॉर्म हमारे पास ये ओपन डीएनए होता है। तो मुझे क्या करना है? इस ओपन डीएनए से यहां तक की जर्नी को सीखना है कि कैसे खुला हुआ डीएनए इस क्रोमोसोम के रूप में आ जाता है, इसे हमने सीखना है। क्लियर है? और ये अलग अलग फेज में होता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि एक सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, आपका स्किन सेल, आप मुझे बताओ डीएनए किस रूप में होगा? आप कहोगे सर क्रोमैटिन दिखेगा। मैं पूछूंगा क्या उसमें कभी डीएनए खुलेगा? आप कहोगे जब वो प्रोटीन बना रहा होगा, जिस रीजन में जीन होगी वहीं से खुलेगा, क्योंकि वो डिवाइड तो कर नहीं रहा। अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा तो एस फेज भी तो नहीं करेगा, एस फेज नहीं करेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपके किसी भी सेल में डीएनए क्रोमैटिन के रूप में होता है। जहां पर जीन होती है वहीं वो थोड़ा थोड़ा खुलता है, बाकी तो वो पूरी तरीके से क्रोमैटिन के रूप में रहता है। जब उसको प्रोटीन बनानी है उतने ही हिस्से का थोड़ा सा खुलता है बस। अब हमने ये सीखना है कि कैसे हम डीएनए से हम यहां जाते हैं। तो ये जो पूरी पैकिंग है, ये पूरी पैकिंग है, इसे हम धीरे धीरे समझेंगे कि डीएनए कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे खुला हुआ डीएनए 2 नैनोमीटर का होता है। वहां से हमने सबसे कंडेंस फॉर्म, जिसे हम 1400 नैनोमीटर कहते हैं, इतने कंडेंस डीएनए पर आना है मुझे। सबसे खुले हुए से लेकर सबसे कंडेंस पर आना। इतनी बात समझ आई? बोलो बेटा। अब ये जी नॉट वाले नहीं आ गए। अरे भाई जीवन का ही तो फॉर्म जी नॉट है, उसमें भी क्रोमैटिन होगा। सिर्फ एस फेज में पूरा एक बार खुलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खुलता है, एक बार में नहीं खुल सकता। क्रोमैटिन ये है और क्रोमैटिड ये है। फिर देख लो, क्रोमैटिन क्रोमैटिड का रिपीट करें भाई। 1400 भी आ रहा हूं, 1400 नैनोमीटर को फिर रिपीट करेंगे। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं बिल्कुल दिमाग में बिठा लो अपने। सबसे पहले डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस में। डीएनए किसी भी समय पर देखोगे तो क्रोमैटिन के रूप में मिलेगा। क्या आपकी बॉडी के सभी तरह के सेल्स में डिवीजन हो रही है? आप कहोगे नहीं, न्यूरॉन्स में नहीं हो रही। तो उसमें डीएनए किस रूप में दिखेगा? क्रोमैटिन के रूप में। जब उसको प्रोटीन बनानी होगी तभी वो थोड़ा सा वहां से खुलता है जहां से प्रोटीन बनानी है। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना। डीएनए पर चार्ज फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव होता है। याद करो, फॉस्फेट पढ़ा था हमने। ठीक है सर, कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा। 1400 नैनोमीटर। देखो डायग्राम तो कुछ बनाएंगे, अभी डायग्राम शुरू करते हैं। अब इसको समझा रहा हूं, धीरे धीरे आएगा, समझिए। सबसे पहले समझो हमने क्या करना है। देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम धीरे धीरे डीएनए को पैक कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ पैकेजिंग। कैसे एक छोटे से लेवल से लेकर डीएनए को मैं पैक करता हुआ चला जाऊंगा, इसे लेवल ऑफ पैकेजिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? लेवल ऑफ पैकेजिंग कहते हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर क्लियर, ये चीज समझे ध्यान से बेटा। लेवल ऑफ पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ध्यान दे बेटा, ध्यान दे एक बार। ठीक है, अब देखो हम लेवल ऑफ पैकेजिंग की बात करने वाले हैं। एक बार जरा मेरी बात सुन लो। हाँ, सुनो मेरी बात। ठीक है, अच्छा बेटा, बहुत सारे बच्चे केवीपीवाई के लिए मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। मैं एक दो चीजें बता देता हूं। मैं चैप्टर बता रहा हूं आपको जो पढ़ के जाने होते हैं केवीपीवाई के लिए। एक आपको ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट है जिसको केवीपीवाई देना होता है। ये वाला चैप्टर बायोमोलिक्यूल, आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के मैकेनिज्म पढ़ने, स्ट्रक्चर नहीं, मैकेनिज्म समझना आता है, जैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, किडनी के फिल्ट्रेशन वाले मैकेनिज्म, वो सारे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना होता है। इकोलॉजी भी आती है, पर आपका इतने से हो जाता है, जितना सिलेबस आपका जब तक होगा केवीपीवाई तक, 12th का बहुत सारा हो चुका होता है, तो उससे हो जाता है। जेनेटिक्स आती है अच्छी खासी, तो वो आप पढ़िए। चलो स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ पैकेजिंग देखो, ध्यान से देखना बेटा। यार हम लोग पहले हिस्टोन्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स मदद करती हैं। हिस्टोन्स एंड सम अदर प्रोटीन हेल्प करती हैं पैकेजिंग में, हेल्प इन पैकेजिंग। अब ये डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, हिस्टोन्स क्या होती हैं। ठीक है, हिस्टोन्स क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनो बेटा, डिटेल ऑफ हिस्टोन पढ़ेंगे तभी आगे का समझ आएगा। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग। डिटेल्स ऑफ हिस्टोन पढ़ रहे हैं, हिस्टोन की डिटेल पढ़ रहे हैं बेटा, हिस्टोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, देखो जरा, देखो। सबसे पहला शब्द हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक टाइप की पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है। हिस्टोन क्या होती है? एक टाइप की पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होती है जिन पे चार्ज नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, और वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है। तो मैंने सबसे पहले ये लिखा, हिस्टोन्स आर पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। किसमें है वो? यूकैरियोटिक सेल में है। तो हिस्टोन्स एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। ये समझ में आ रहा है बेटा? हिस्टोन एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है जो यूकैरियोटिक सेल में होती है। पहली बात तो ये समझना है। यहां पर पॉजिटिव का मतलब हम लोग बेसिक कह रहे हैं, तो हमने लिखा हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन। अब हम यहां पर ये भी कह रहे हैं हिस्टोन्स लिख रहे हैं बेटा, कैसी प्रोटीन होती है? बेसिक, क्योंकि चार्ज उस पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब जरा समझो ध्यान से, हिस्टोन पे चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है? देखो, कोई भी प्रोटीन अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है। अगर आपको समझ आए, ध्यान से सुनना, कोई भी प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है। हमारे पास कुछ अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, कुछ अमीनो एसिड बेसिक होते हैं, और कुछ अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं। बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक किस बात पे डिसाइड होता है कि जैसे अगर आप कोई अमीनो एसिड बनाते हैं, उस अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। अगर उसके आर ग्रुप में, मान लो यहां आर ग्रुप में NH2 ग्रुप अगर एक्स्ट्रा हो तो उसे बेसिक प्रोटीन कहते हैं, सॉरी बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन क्यों है? क्योंकि उनके पास, ध्यान से सुनो, उनके पास बेसिक अमीनो एसिड का नंबर ज्यादा है, मतलब उनके अंदर बेसिक अमीनो एसिड की संख्या, अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए उन प्रोटीन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अब हमेशा याद रखना बेटा, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी है। अमीनो एसिड कैन बी बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। अगर किसी प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड का नंबर ज्यादा होगा, उस प्रोटीन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से आप समझना इस बात को। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, मेरे पास 3 बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ध्यान से देखो, मैं ये लिख रहा हूं बेटा, बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ये एक्स्ट्रा बात है, हैव पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिक अमीनो एसिड क्या होगा? हैव एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप इन साइड चेन। ये जो R ग्रुप लिखा है ये साइड चेन है। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड के नाम HLA हैं, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। इस साल आर्जिनिन आया था बेटा, आर्जिनिन या लाइसिन आया था इस साल नीट में। तो ये मेरे पास बेसिक अमीनो एसिड है। दीस 3 आर बेसिक अमीनो एसिड। तो हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन बिकॉज अमाउंट ऑफ लाइसिन, क्या ज्यादा बेटा? अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन ये हाई है।
आप समझ रहे हो, लाइसिन और आर्जिनिन का अमाउंट हाई है। आप समझो इस बात को, मैंने यहां पर 3 बेसिक अमीनो एसिड लिखे हैं, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। इन तीनों में से लाइसिन और आर्जिनिन का अमाउंट ज्यादा होता है हिस्टोन प्रोटीन में। क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए वो प्रोटीन क्या होती है? बेसिक होती है। तो ड्यू टू दीज अमीनो एसिड हिस्टोन हैव पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ड्यू टू दीज अमीनो एसिड हिस्टोन हैव पॉजिटिव चार्ज। इन अमीनो एसिड की वजह से हिस्टोन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हिस्टोन पर क्या चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। आप समझो इस चीज को, तो हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर किया है, ड्यू टू दीज अमीनो एसिड हिस्टोन हैव पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या सीखना है सबसे पहले? यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैक करने में प्रोटीन मदद करती है जिनका नाम हिस्टोन है। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होती है। हिस्टोन पर बेसिक प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज क्यों होती है? क्योंकि उन पे 2 अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन का अमाउंट ज्यादा होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या दूसरे अमीनो एसिड भी होते हैं, आप कहोगे बिल्कुल होते हैं, पर लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होता है। दूसरे अमीनो एसिड तो होते ही हैं, पर लाइसिन और आर्जिनिन का अमाउंट ज्यादा होता है। आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? बाकी अमीनो एसिड भी होते हैं, पर लाइसिन और आर्जिनिन का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर अमीनो एसिड। और आपके पास 3 बेसिक अमीनो एसिड याद करने आपने। HLA अमीनो एसिड बेसिक क्यों होता है? क्योंकि NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। इतनी बात समझ आ गई? मैं टाइप ऑफ हिस्टोन बता रहा हूं, जल्दी बोलो। क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक आ गई? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ, ये याद कर लोगे, बेसिक प्रोटीन के नाम याद करने। चलो देखो जल्दी से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? टाइप ऑफ हिस्टोन की बात करते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या होता है? इन यूकैरियोट्स 5 टाइप ऑफ हिस्टोन्स होती हैं। कितने टाइप की हिस्टोन्स प्रेजेंट है? 5 टाइप की। ठीक है, क्लियर? कितने टाइप की हिस्टोन्स प्रेजेंट है? 5 तरह की हिस्टोन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट में। ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं आपको। इन यूकैरियोट्स हमारे पास 5 टाइप की हिस्टोन्स होती हैं। देखना जरा मैं क्या दिखा रहा हूं आपको यहां पे। एक मान लो ये है, देखो ध्यान से बेटा, 5 टाइप की हिस्टोन प्रेजेंट है। एक मान लो ये है ऐसी शेप की, एक की शेप ये है। ध्यान से देखना बेटा, 5 टाइप की हिस्टोन्स प्रेजेंट है, ध्यान से देखना। एक मान लो ऐसी शेप की है, एक मैंने ऐसी बना दी, एक मैंने और ऐसी बना दी ऐसे करके, एक मैंने ऐसी बना दी और एक मैंने ऐसे बना दी। 5 अलग अलग टाइप की स्टोन है, इनके नाम होते हैं और इनमें लाइसिन और आर्जिनिन का अमाउंट वेरी करता है। हम क्या नाम रख रहे हैं? देखो इसका हमने नाम रख दिया H1, H2A, H2B, H3 और H4। इनमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन वेरी करता है। क्या वेरी करता है? अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन वेरी करता है। समझो इस चीज को बेटा, आर्जिनिन वेरी करता है। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास है H1, H2A, H2B, H3, H4। 5 टाइप की स्टोन होती है, 5 तरह की। होता यह है कि इनमें से ये 4, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनमें से ये वाली 4 बेटा, ये वाली 4 जो होंगी, ये वाली 4 ये साथ में इकट्ठी होकर, देखो ध्यान से, हमारे पास, हम इनमें से बेटा इन 4 की बात कर रहे हैं। ये वाली जो 4 है मेरे पास, ये 4, इनको मैं लेकर ऑक्टामर बनाता हूं। ऑक्टा वर्ड समझ लो 8। तो ये मेरे पास 4 स्टोन मिलकर ऑक्टामर बनाते हैं। तो मैं ये लिखूंगा, ध्यान से सुनेंगे, मैं ये लिखूंगा टोटल मेरे पास 5 टाइप की स्टोन है। आउट ऑफ 5, 4 टाइप ऑफ स्टोन विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, हर एक के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म ऑक्टामर, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्टामर। समझो, देखो दिस इज वन हिस्टोन, दिस इज सेकंड, 4 ऐसे 4 अलग अलग हैं। कौन सा नाम है? H2A, H2B, H3, H4। ये 4 टाइप की स्टोन ले लो, इनसे एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसे ऑक्टामर कहते हैं। मतलब इनको 2-2 बार लो। 4 टाइप की स्टोन जिसकी आप कितने मॉलिक्यूल ले रहे हो? 2, वो क्या बनाएगा? ऑक्टामर बनाएगा। देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। दिस इज, मान लो मेरे पास ये वाला, मान लो मेरे पास H2A है, ये H2A है, दिस इज H2B। ठीक, क्लियर है? ये मेरे पास H3 है, H3 है, और यहां पर मेरे पास क्या है? H4, ये H4 है, दिस इज H4। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ऑक्टामर का मतलब ये है कि मेरे पास ये वाली 2 हैं और ये वाली भी 2-2 हैं। मतलब मेरे पास क्या होगा? H2A जुड़ी है किसके साथ? H2B के साथ। ऐसे मैंने 2 ले लिए, फिर मैंने क्या किया? H3 को और H4 को साथ में जोड़ के 2 ले लिया। इसको मैं टोटल को क्या बोल रहा हूं? ऑक्टामर बोल रहा हूं। ऑक्टामर वर्ड का मतलब है, ऑक्टामर वर्ड का मतलब है कि जो हिस्टोन जुड़कर ऑक्टामर बनाती है। सिंपल लाइन ये है कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल जो कितने टाइप की है? 4 टाइप की है, दे फॉर्म ऑक्टामर। वो क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं। वो क्या बनाएंगे? ऑक्टामर। इसमें H1 इन्वॉल्व नहीं होता, ऑक्टामर में H1 इन्वॉल्व नहीं होता। दिमाग में रखो इस बात को, ऑक्टामर में H1 इन्वॉल्व नहीं होता, इस बात को अपने दिमाग में रखो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 टाइप के स्टोन जो हैं वो क्या बना देंगे? ऑक्टामर बना देंगे। H2A, H2B, H3, H4। मैंने अलग अलग शेप दिखा दी आपको, लेकिन यहां ड्रॉ किया ऐसे ही। तो मैंने आपको बताया 4 तरह के 8 स्टोन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जुड़ के ऑक्टामर। इस पर डीएनए को लपेटेंगे, इस पर डीएनए को क्या करेंगे? रैप करेंगे, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है डीएनए की। तो इस पर डीएनए को रैप करेंगे। टोटल कितने टाइप के स्टोन होते हैं? 5। क्या नाम है? H1, H2A, H2B, H3, H4। उसमें से 4 टाइप के जुड़ जाते हैं ऐसे, और वो क्या बनाते हैं? ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब 8 हिस्टोन। कितने टाइप के? 4 टाइप के। क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, अभी काम बता रहा हूं ऑक्टामर का। ठीक है, ऑक्टामर में H1 इन्वॉल्व नहीं होता बेटा। एनसीईआरटी में ऑक्टामर वर्ड लिखा है, H2A, H2B, H3, H4 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर है? लेकिन कई बार पूछ देते हैं इसलिए बताया आपको। यहां तक क्लियर? अभी रैप कैसे होंगे वो बता रहा हूं। H1 इसका पार्ट नहीं होता। H1 का यूज बताओ बेटा, अभी आ रहा हूं मैं उस पर, घबराओ मत। चलो अब जरा देखो कैसे हम बना रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। इसका मतलब इसमें कितनी हिस्टोन है? 8 प्रकार की हिस्टोन है। ठीक, इसके अंदर क्या क्या है? H2A है, H2B है, ये 2 बार, H3 वाली हिस्टोन, H4 हिस्टोन, ये 2 बार। इतनी चीज समझ आ गई? पहले बताओ। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ आ गई। ये ऑक्टामर की बात हो गई। अब मेरी बात सुनो, इस ऑक्टामर पर डीएनए रैप कर लपेटने वाला हूं। देखो मैं कैसे लपेटूंगा।
मैं मान लो यहां से शुरू कर रहा हूं, देखो मान लो डीएनए यहां आया, ठीक है, क्लियर, डीएनए आया, कुछ चीज ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं, हाँ हाँ चलो एक कप मिल गया हमें, या कुछ चीज लेते हैं बेटा क्योंकि बहुत पतला है। देखो मेरी बात सुनो, दिस इज मान लो 1 कप, बाद में बताऊंगा, दिस इज 1 कप, मैं इस पे डीएनए को रैप कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं डीएनए यहां लाया, यहां से डीएनए को रैप किया एक चक्कर, फिर मैंने यहां तक लाया तो 1.5 हो गया। देखो डीएनए कैसे रैप होता है ऑक्टामर, ये मान लो ऑक्टामर है, मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, ये ऑक्टामर है, मैंने क्या किया, डीएनए को यहां लाया, इस पर रैप किया एक चक्कर, फिर मैं यहां तक लाऊंगा तो 2 हो जाते, मैं यहां से यहां घुमा रहा हूं एक राउंड, दूसरा घुमा दूंगा तो 2 राउंड, लेकिन देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डीएनए को यहां लाया, एक राउंड घुमाया, यहां तक लाऊंगा तो 1.5 हो जाएगा, और फिर मैं इस साइड से लाकर इधर ले जाऊं, मतलब मैं कह रहा हूं 1/3/4 टर्न, मतलब पूरा एक चक्कर, फिर 1.5 यहां, फिर यहां तक लाके इधर ले गया तो उसे 1.1 टर्न, 1.75 टर्न कहते हैं। क्लियर ये चीज बेटा, ये चीज क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं जो आपको समझा रहा हूं, क्लियर, ये देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, ये मान लो ऑक्टामर है, इस पे डीएनए को रैप करना है, तो रैप कैसे करना है, मैं यहां से लेकर गया ऐसे, और इस तरीके से घुमाकर ऐसे ले आया, आप देखो इस तरीके से घुमाकर ऐसे ले आया, और कितना रैप किया, 1 टर्न, 1/3/4 टर्न, तो ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंड डीएनए बेटा, दिस इज डबल स्ट्रैंड डीएनए, जिसको मैंने इसके ऊपर रैप किया है, और कितना रैप किया, ये डीएनए, दिस इज डीएनए, और डीएनए को कितना रैप किया है, 1.75 टर्न, या उसको बोल सकते हैं 1/3/4 टर्न, आ रहा है कुछ समझ, डीएनए को रैप किया है, किसके ऊपर रैप किया है, रैप ओवर ऑक्टामर, इतनी बात समझ में आई, बताओ जल्दी से बेटा, डीएनए को हमने कितना रैप किया, 1/3/4, पूरा 2 नहीं है, 2.25 है ना, 2 से कम, क्लियर है, ठीक है, हाँ 1/3/4, हाँ तब दिखा देता हूं तेरे को मैं, तब देख ले भाई तू पहले, है ना, हाँ पूरा नहीं करते बेटा, 1/3/4 है, ठीक है, हाँ अरे पूरा नहीं करते, जो रैपिंग है वो तो समझो यार, ये कह रहा है 1 पॉइंट नहीं बेटा, पूरा एक चक्कर, ठीक है, उसके बाद दूसरा यहां तक और तीसरा पीछे यहां तक, यहां से गया डीएनए 1/3/4, गॉड गिफ्टेड नहीं है बेटा, क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों ने वो किया हुआ है, मतलब बच्चों का दिया हुआ है जिसपे मतलब पढ़ाते हुए फोटो है, और कुछ नहीं, देखो आप देख सकते हो, पढ़ाते हुए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, वही है ये, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेशल चीज नहीं, ठीक है, चलो बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा था कैसे हमने कब के ऊपर, मतलब रैपिंग नहीं समझ में आएगी तो आपको कंफ्यूजन होगी, वो है वो, ठीक है, क्लियर, हाँ चलो देखेंगे बेटा, क्लियर, हाँ ठीक है, 1/3/4 हो गया। देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमारे पास ये देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ये एक ऑक्टामर है, दिस इज अनदर ऑक्टामर, ठीक है, क्लियर, ये एक और ऑक्टामर है, ठीक है, क्लियर, हाँ ठीक है, 1.75 टर्न का मतलब नहीं समझ पा रहे हो बेटा आप लोग, मैं यहां से अगर डीएनए को लाता हूं, पूरा एक राउंड लगाऊं, एक टर्न हो गया, फिर मैं अगर एक राउंड यहां तक लाऊंगा तो 1.75, यहां से ले जाऊंगा इधर तो ये क्या हो गया, देखो इधर से लाकर एक राउंड पूरा कर फिर मैं यहां लाकर इधर ले गया तो 1.75 टर्न है, ठीक है, क्लियर, हाँ देखो डीएनए इसके ऊपर रैप है ऐसे, देखो कैसे रैप, ये डीएनए आया, इसके ऊपर रैप हुआ, इसके ऊपर रैप हुआ, इसके ऊपर रैप हुआ, ये डीएनए, ठीक है, ये सब क्या है, ये ऑक्टामर है, ये क्या है ऑक्टामर, ये क्या है बेटा ऑक्टामर है, और इसके ऊपर डीएनए रैप है, ये ऑक्टामर है, यहां तक समझ आ गया, क्लियर, क्लियर है बेटा, हाँ बेटा लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड, अब देखो जरा थोड़ा सा इसको और प्रॉपर समझाते हैं, और देखो जरा ध्यान से, अब आपको क्या समझना है, आपको ये चीज समझनी है बेटा, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, मैंने ये एक ऑक्टामर बनाया ऐसे, मैंने दूसरा ऑक्टामर बना दिया ऐसे, मैंने एक और ऑक्टामर ऐसे बनाया, इस पर मैं डीएनए बना रहा हूं, ध्यान देना, इस पर मैं डीएनए बना रहा हूं, ये ऐसे डीएनए है, ठीक, इस पर मैंने डीएनए बनाया, अब जो चीजें मैं दिखाता जा रहा हूं उसको समझना, ध्यान दो बेटा, मैंने क्या किया, इतना डीएनए देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इतना डीएनए यहां और इतना डीएनए ये रहा, यहां से ये डीएनए अलग अलग करके दिखा रहा हूं आपको, इतने की बात कर रहे हैं, अभी देखना ध्यान से, मेरे पास क्या होता है बेटा, देखो ये जो टोटल डीएनए है यहां पर, ये 200 बेस पेयर होता है, ये कितना डीएनए होता है, 200 बेस पेयर, यहां पर जो डीएनए है वो कितना है, 200 बेस पेयर है टोटल, ये डीएनए यहां से इतना बेटा, यहां से और ये वाला, ये कितना यहां पर जो रैप करके थोड़ा सा निकला हुआ 200 बेस पेयर, आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, देखो इधर देखो, अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से बेटा, डीएनए जो रैप है 200 बेस पेयर है, मैं यहां से लेकर अगर यहां तक देखूं तो ये वाला 146 बेस पेयर होता है, मतलब एग्जैक्ट यहां से लेकर अगर यहां देखो तो 146 होता है, ये इतना इतना एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ये 200 बेस पेयर है, तो मेरे पास एनसीईआरटी ने सिर्फ ये वैल्यू दे रखी है 200 बेस पेयर, तो 200 बेस पेयर वाला डीएनए आप देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 200 बेस पेयर डीएनए प्लस ऑक्टामर, उसको मिलाकर एक वर्ड बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, क्या वर्ड बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, यहां तक समझ में आई बात, 200 बेस पेयर डीएनए, ये जो रैप है देखो मेरे पास समझो ध्यान से, एग्जैक्ट रैप यहां से लेकर यहां तक है, ये तो 146 है, यहां से लेकर यहां तक 146 है, ये थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा है इसको मिला देते तो 200 हो जाता है, ठीक है 200 हो जाता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 200 बेस पेयर का डीएनए है प्लस ऑक्टामर, उसे मिलाकर एक वर्ड बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है, और ये जो डीएनए बीच में है इसे लिंकर डीएनए कहते हैं, और जो डीएनए इस पर रैप है, इस रैप डीएनए को कोर डीएनए कहते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डीएनए जो है वो कैसे होता है, एक डीएनए उस पर रैप है उसे कोर कहते हैं, और जो दोनों के बीच में उसे लिंकर कहते हैं, लिंकर कहां से कहां होगा, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये वाला डीएनए लिंकर डीएनए है, जिस ए से लेकर बी तक, क्लियर, ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताया, मैंने कहा ना मैं दो वैल्यूज बोल रहा हूं, एक मैं बोल रहा हूं कुछ बुक्स में 146 लिखा हुआ है, 146 एक्जेक्टली ये अमाउंट है, मैंने यहां पर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, इतना मैंने यहां एक्स्ट्रा ले लिया, यहां पर वो 200 बेस पेयर है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो डीएनए रैप होता है वो 200 बेस पेयर है, क्या कोई बच्चा मुझे उसकी लेंथ बता सकता है, 200 बेस पेयर की लेंथ बता सकते हो, 200 बेस पेयर को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा, आ रहा समझ बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्टामर सर्कल प्रोटीन होती है, मैं तो सिलेंडर दिखा रहा हूं आपको, सर्कल भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं, वो तो शेप है, अपनी मर्जी से कुछ भी बना दे, 0.34 68 नैनोमीटर आ जाएगा ना, हाँ 68 नैनोमीटर आ जाएगा बेटा, 0.34 इंटू 200 68 नैनोमीटर आ जाएगा, हाँ शाबाश 68 क्लियर है, और आपको लिंकर डीएनए पता है, आपको कोर डीएनए बता दिया, न्यूक्लियोसोम बता दिया, यहां पर देखो बेटा, ये वो प्रोटीन है जिसका नाम H1 है,
जो डीएनए को सील करने में हेल्प कर रही है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? H1 हिस्टोन। ये H1 हिस्टोन है। तो H1 हिस्टोन का क्या काम होता है? H1 हिस्टोन क्या करता है बेटा? इट सील डीएनए ऑन ऑक्टामर। ऑक्टामर पर डीएनए को सील करना, है ना? हमने ऐसे घुमाकर लगाया था ऐसे, तो ऑक्टामर पर डीएनए पर तो सील करने का काम किसका है? H1 हिस्टोन का है। किसका है बेटा? H1 हिस्टोन का। क्लियर? अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्टामर निकालने तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक ऑक्टामर पर 68 पर लिंकर डीएनए की लेंथ नहीं पता आपको, आप वैसे निकाल सकते हो रफली। ठीक है? क्लियर? बेटा मैंने तो एक ही बार सर्कल किया, मैं कैसे घुमाऊं उसके आसपास ज्यादा? मैं तो एक ही बार सर्कल कर रहा हूं, पर सर्कल कितने हैं? 1/3/4 टर्न है। कितना है? 1/3/4 टर्न। सील करने का मतलब वहां चिपकाना, सील करने का मतलब डीएनए को वहां लगाने का काम, एकदम फिक्स करने का काम किसका? H1 हिस्टोन का। ठीक है? सील का क्या मीनिंग है? कोर डीएनए वो है जो इस पर रैप है बेटा। हमारे पास क्या होता है? कोर डीएनए जो होता है वो मान लो मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं, उसको एनसीईआरटी ने 200 बेस पेयर बोला है। 200 बेस पेयर डीएनए को रैप डीएनए बताया। क्लियर? हाँ बच्चे, रैपिंग ऑफ एनिमेशन थोड़ी दिखाने जाऊंगा मैं। देखो यहां देखो, डायग्राम देखो, चलो ये देखो, दिस इज, ये देखो, अब मान लो दिस इज H2A, ये H2B है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ एनिमेशन वाले भी कुछ S3 सॉरी H2A H2B, ये देखो, और H2B मान लो, ये H2A है, ये डीएनए रैप है। ये H1, दिस इज H1। ये नीचे वाला जो है ये S3 होगा, दिस इज H4। एक बैक साइड में H3 बैक साइड में होगा इसके। टोटल 8 हो गए। यहां से डीएनए को रैप किया, पूरा घुमाया, ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो ये जो टर्न है ये कितना है? 1/3/4 टर्न है। ये H1 है जो सीलिंग का काम कर रहा है, आप देख रहे हो। क्लियर है? कोर डीएनए बेटा आप देखो, एक्जेक्टली मेरे से पूछोगे कि हम लोग कितना कोर लेते हैं? कोर हम 146 लेते हैं, पर आपकी एनसीईआरटी ने 200 बेस पेयर लगाया, तो 200 बेस पेयर रखो। 146 की वैल्यू भूल जाओ, क्योंकि मैंने आपको एक्जेक्टली क्या बताया, मैंने वो बताया जो अदर बुक्स में भी है, पर आपकी एनसीईआरटी ने 200 बेस पेयर रखा है, तो आप 200 बेस पेयर को ही रखो अपने पास। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ आ रही है? ये H1 स्टोन है जो सील कर रहा है, और ये डीएनए को रैप कर रहे हैं कितना? इतना। कोर डीएनए आप अपने हिसाब से 200 बेस पेयर याद करो। रीजन ये है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का डाटा है, नहीं तो आप गलत कर जाओगे क्वेश्चन को। क्लियर है? हाँ, या पूरा 2 टर्न बता रखा है, पर 2 टर्न होता नहीं तो मान ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं 1/3/4 टर्न होता है, तो इसको मानो ना, ये डायग्राम को, तो डायग्राम इज बस रिप्रेजेंटेशन होती है, एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा वो। ठीक है? कोर का मतलब होता है जो डीएनए उसके ऊपर रैप है। कोर डीएनए का मतलब जो रैप डीएनए है और जो बीच में उसे लिंकर कह रहे हैं। हाँ, 200 बेस पेयर मतलब 20 टर्न। ठीक है, क्लियर? भाई रिप्रेजेंटेशन है ना। ऑक्टामर का मतलब 8 हिस्टोन होते हैं, 8 ऑक्टामर नहीं होते, 8 हिस्टोन होते हैं। इधर आओ भैया आगे, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। ऑक्टामर को जैसे बनाओ, पर ये मान लो ऑक्टामर है, ध्यान से देखना, ये ऑक्टामर है मान लो, दिस इज ऑक्टामर। इस ऑक्टामर में मेरे पास कौन कौन से हिस्टोन है आपको पता है? H2A H2B ये 2 बार है, S3.H4 ये 2 बार है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? ये जो चीज है ये वाला, इसको मैं 10 नैनोमीटर लिखता हूं। ये मेरे पास 5 नैनोमीटर होता है। इसकी डायमेंशन देख लो। अब मैं इतनी डायमेंशन याद करो, ये 10 नैनोमीटर है यहां पर ऐसे, और ये 5 है। मैं अब इसको अरेंज करने जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर बेटा? यहां से आगे देखो तभी समझ आएगा। आगे देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? पैकेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पैकेजिंग कैसे हो रही है। हिस्टोन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। देखो क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है? ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन आते हैं ये पता होना चाहिए। ऑक्टामर में कितने हिस्टोन आते हैं ये पता होना चाहिए। कौन सा हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है ये पता होना चाहिए। कौन सा हिस्टोन सीलिंग करता है ये पता होना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि कोर डीएनए की लेंथ कितनी है, 200 बेस पेयर। इतना बात आपको पता होना चाहिए। यहां से सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए। अब हम पैकेजिंग के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है? डीएनए को ले लेते हैं सिंपल, हम अभी पैक नहीं किया हमने, तो ये जो डायमीटर है इसे 2 नैनोमीटर कहते हैं। तो सबसे पहला लेवल डीएनए का बिना पैक किया हुआ 2 नैनोमीटर फाइबर है। इसका मतलब इट इज मोस्ट अनकंडेंस्ड फॉर्म या मोस्ट ओपन फॉर्म। 2 नैनोमीटर फाइबर सबसे खुली हुई लेंथ है डीएनए की। अब मैंने क्या किया? अब मैं क्या लिखूंगा? 10 नैनोमीटर फाइबर। 10 नैनोमीटर फाइबर का मतलब यह है कि मेरे पास डीएनए जो है उसको मैंने ऑक्टामर पर रैप कर दिया, जिसकी आपको समझ आनी चाहिए। ये चीज ऐसी 10 नैनोमीटर है। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है? डीएनए को ऑक्टामर पर रैप कर दिया। इधर फोकस करो बेटा, डीएनए को ऑक्टामर पर रैप कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? डीएनए का छोटा छोटा लेवल से बड़े बड़े लेवल पर पैकेजिंग करेंगे। तो मैंने डीएनए को इस पर रैप कर दिया, ऐसे इस तरीके से डीएनए को रैप कर दिया। ठीक है, और ये जो रैपिंग करी है मैंने, ठीक है, ये लेंथ आपको पता थी 10 नैनोमीटर है। ठीक है, ये लेंथ कितनी बताई थी आपको मैंने? 10 नैनोमीटर बताई थी ये वाली। अब ये जो ऑक्टामर है ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ये जो ऑक्टामर है ये खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, ऐसे। एक यहां लग गया, इसके बाद एक यहां लग गया, ऐसे एक ऑक्टामर यहां लग गया, ऐसे। आप देख पा रहे हो मैं क्या बना रहा हूं? ऐसे इस तरीके से अरेंज करते हैं, और इस पर डीएनए रैप है, आपको पता है डीएनए इस पर रैप है, ऐसे डीएनए है ये। तो ये जो लेंथ है ये 10 नैनोमीटर है। ये चीज है ना 10 नैनोमीटर। तो एक ऐसा धागा बन गया ऐसा, जिसे 10 नैनोमीटर फाइबर कह रहे हैं। इसे कह रहे हैं पैकिंग। हम धीरे धीरे डीएनए को पैक करते हुए चले जा रहे हैं। तो सबसे छोटा लेवल होता है 2 नैनोमीटर, सबसे खुला हुआ डीएनए। उसके बाद जब वो ऑक्टामर पर रैप होता है, व्हेन रैप ऑन ऑक्टामर, जब डीएनए को किस पर रैप करते हैं? ऑक्टामर पर, तो उसे हम नाम देते हैं 10 नैनोमीटर फाइबर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैकिंग आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये नैनोमीटर बढ़ते चले जाएंगे, धागा मोटा होता चला जाएगा। पहले हमने कहा था ये डीएनए है, अब ये ऑक्टामर को ऐसे लगा दे तो अब ये धागे की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका डायमीटर हम कितना ले रहे हैं? 10 नैनोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। सागर घर को चला जाए, इतने एनिमेशन नहीं है भाई हमारे पास। एनिमेशन दिखाऊंगा तो सिर्फ एनिमेशन रह जाएंगे लाइफ में, ओरिजिनल चीज गायब हो जाएगी। आज भी रिजल्ट बेटा कड़ी मेहनत और तपस्या से आते हैं, ऐसे नहीं आते। ये एनिमेशन से रिजल्ट ही नहीं आते, मैं आपको भी बता रहा हूं। बायो एनिमेशन देख के थोड़ी याद होती है, बायो तो मेहनत से याद होगी, आपको समझ के याद होगी। आप चीजें समझोगे नहीं, विजुलाइज नहीं करोगे। आप सोचो जरा, इतने पुराने पुराने जो साइंटिस्ट थे, क्या उन्हें एनिमेशन दिखती थी? उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी, उन्हीं किताबों से समझा और सारी चीजों को विजुलाइज कर पाए। यही तो होता था, कड़ी मेहनत इसे कहते हैं बेटा। आप सब चीज आसान बनाना चाहते हो जिससे रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बेटा। एक बच्चे का मेरे को अचानक से बात होगी, बहुत दिन पहले बात हुई, तो उसने कहा कि सर क्या मैं इस साल का नीट छोड़ के अगले साल वाला दे दूं? मैंने कहा नहीं, क्यों? कह रहा सर इस साल का लग नहीं रहा मेरा हो पाएगा।
तो मैं कहा कि अगले साल का होगा, इसकी क्या गारंटी है? कह रहा सर अगले साल मेहनत करूंगा। मैं इस साल क्यों नहीं करी? ये उस तरह का कुछ उदाहरण है कि कई बार हम क्या होते हैं, हम मतलब वेट करते हैं सही समय का। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कई बार हम लोग जब छोटे थे, मतलब बस स्टैंड वगैरह पे होते थे, तो वेट करते थे अगली बस जो आएगी खाली आएगी, पर कभी खाली बस आती नहीं है। पता चला था जो उसके बाद वाली जो बस आती थी वो और भरी भी आती थी। तो आप घर कैसे जाए, स्कूल से जब घर आ रहे होते थे तो कई बार बस में ट्रैवल करते थे। तो इस तरीके की बात है। आप रिसेंट एग्जांपल ले लो मेट्रो का, तो मेट्रो में कई बार क्या होता है, वेट कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे, जो दूसरे वाली आएगी वो खाली आएगी, पर खाली कभी आती नहीं थी और भरी भी आती थी। तो लाइफ में जो ये समय है यही है सारा। आप में से बहुत सारे प्लान कर रहे होंगे कि यार बाद में नहीं होगा, जो करना अभी कर लो, इसके बाद होगा ही नहीं। आप जो उल्टे सीधे बहाने सोचते हो ना कि ये कर लेंगे, उससे होगा ही नहीं। आपको करना पड़ेगा, अभी करो तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। मैं क्लियर बता रहा हूं बेटा इसको, क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है? रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। ये 2 नैनोमीटर फाइबर है, ये धागा देखो, डीएनए 2 नैनोमीटर फाइबर। आप थोड़ा फोकस करो बेटा, ध्यान से, क्लियर? देखो ये हमारे पास 2 नैनोमीटर फाइबर है। इसको मैंने ऑक्टामर के ऊपर रैप किया और ऐसे लगा दिया, ऐसे इस पे रैप करके इसको इस तरीके से लगा दिया। इसका जो डायमेंशन मैंने पीछे बताया, ये 10 नैनोमीटर था ऐसे। तो जब मैंने इसको ऑक्टामर को ऐसे लगाया इस तरीके से, तो मेरे पास ये 10 नैनोमीटर का फाइबर बन गया, क्लियर? हाँ, ये 10 नैनोमीटर का फाइबर बन गया। देखो बेटा डायग्राम आपके सामने, देखो दिस इज डीएनए, ये वो डीएनए है जो नॉर्मल है। इस डीएनए की लेंथ ये 2 नैनोमीटर है, दिस इज 2 नैनोमीटर। अब मैंने क्या किया, इस पर लगा दिया, ये ऐसे अरेंज हो गया, क्लियर? इस तरीके से अरेंज कर दिया मैंने। अब ये न्यूक्लियोसोम है, देखो ये वाली चीज ऐसे अरेंज कर दी। इसको मैं कैसे लगाऊंगा, ये देखो, ये मैंने ऐसे लगा, इसको 10 नैनोमीटर फाइबर कह रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना बेटा, फोकस करना, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूं। इधर देखो, ये मेरे पास, ध्यान से देखो बच्चे, ये मेरे पास ऐसे डीएनए को ऐसे रैप करता हुआ चला गया। अब मेरे पास ये है ऐसे, तो मैंने ऐसे रैप किया, ऐसे रैप किया, ऐसे रैप किया, तो ये रैप तो डीएनए है ही। इसको मैंने ऐसे करके यहां लगा दिया सीधा। भाई ये वाला जो था 10 नैनोमीटर, ये वाला जो 10 नैनोमीटर था, इसको मैंने ऐसे लगा दिया इस तरीके से, ये है 10 नैनोमीटर, इसको मैंने घुमा के ऐसे सीधा सीधा लगा दिया, ये 10 नैनोमीटर फाइबर हो गया। अब इधर देखो, अगला देखो ध्यान से, इधर अगला देखो, थर्ड लेवल देखो। थर्ड लेवल जो होता है उसमें हम ऑक्टामर को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, ऐसे, ध्यान से देखना बेटा बच्चे, आपको समझ के, जैसे ये ऑक्टामर एक था, इसके साथ मैंने दूसरा लगाया था 10 नैनोमीटर बनाने के लिए, इसके साथ तीसरा लगाया था, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे करके मैंने पूरा एक सिलेंडर बना दिया इस तरीके से। मान लो दिस वाज ऑक्टामर, ऐसे अरेंज करके लगाकर मैंने 10 नैनोमीटर फाइबर बनाया। अब उस 10 नैनोमीटर फाइबर को लेकर मैं सिलेंडर की फॉर्म में ऐसे अरेंज कर रहा हूं। दिस वाज 10 ना, ये 10 था ना, याद करो, दिस वाज 10, इसको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, तो मेरे पास एक सिलेंडर बन गया जिसे मैं 30 नैनोमीटर फाइबर कह रहा हूं। इसे मैं क्या नाम दे रहा हूं, दिस इज 30 नैनोमीटर फाइबर। आपको बच्चे इसकी शेप समझना है तो चल जाएगा, पर आपको यह समझ आना चाहिए कि धीरे धीरे पैकेजिंग हो रही है, डीएनए को और पैक करता हुआ चला जा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अगर आपको मैं समझाऊं ध्यान से, हमने स्टार्ट कैसे किया है, देखो बेटा, हमने स्टार्ट कैसे किया है, खुला हुआ डीएनए 2 नैनोमीटर फाइबर, उसको ऑक्टामर पर रैप कर दिया, 10 नैनोमीटर का बन गया वो। ऑक्टामर पर रैप करने के बाद फिर उन ऑक्टामर को मैंने ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में लगाना स्टार्ट कर दिया, ऑक्टामर को, तो उसे मैंने 10 नैनोमीटर फाइबर, और इसे कई बार सोलिनॉइड कह देते हैं। और यहां से देखो, दिस इज सोलिनॉइड। अब इसको सोलिनॉइड को मैं क्या करूंगा, ऐसे अरेंज कर दूं। ये जो सोलिनॉइड है, ये वाला, जिसका ये चीज 30 नैनोमीटर है, ये 30 है बेटा, ये वाला दिस इज 30, इसको मैं अगर इस तरीके से अरेंज करूं, समझो ध्यान से बेटा, और पैकिंग होती चली जाएगी। मतलब मेरे पास ये जो 30 नैनोमीटर वाला है, ये जो 30 जिस पे ऑक्टामर लगे हुए थे, ये 30 नैनोमीटर है, ये दिस इज 30, इसको मैंने फिर ऐसे अरेंज करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, इस तरीके से। तब मेरे पास अगली थिकनेस हमारे पास 400 नैनोमीटर आएगी बेटा, इस तरीके से चलेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको समझना है, देखो इसको समझना है कि सबसे खुला हुआ डीएनए ये है, दिस इज 2 नैनोमीटर फाइबर। तो मैं लिखता हूं यहां पर, देखो मैं कैसे बना रहा हूं, डीएनए खुला हुआ है ऐसे, दिस इज 2 नैनोमीटर, ऑक्टामर पर लग गया, डीएनए किस पर लग गया, ऑक्टामर पर, ध्यान से देखना बेटा, डीएनए खुला हुआ है 2 नैनोमीटर, उसके बाद डीएनए किस पर लग गया, ऑक्टामर पर लग गया, ये लग गया, देखो ऐसे। फिर वो ऑक्टामर अरेंज हो गए इस तरीके से, ऑक्टामर अरेंज हो गए ऐसे, तो मेरे पास अगला क्या बन गया, ये। फिर उसने क्या बना दिया, इसने अरेंज होकर सोलिनॉइड बना दिया ऐसे, इस तरीके से। ऑक्टामर ने बेटा अरेंज होकर सोलिनॉइड बना दिया ऑक्टामर ने ऐसे। फिर उसको मैंने और पैक किया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि धीरे धीरे पैक होता चला जाएगा। और ये पैकिंग आप देखो ध्यान से कैसे दिखा रहा हूं मैं, ये देखो, सबसे पहले ये डीएनए 2 नैनोमीटर है, दिस वन, उसके बाद इसको मैंने 10 नैनोमीटर बोला, उसके बाद मेरे पास ये 30 नैनोमीटर आ गया, और ये और पैक हो गया 400 नैनोमीटर, और फाइनली जो बनता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम मेरे पास क्या होता है, 1400 नैनोमीटर होता है, वो सबसे ज्यादा कंडेंस होता है, जिसका एक क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर होता है। आप समझो ध्यान से, तो क्रोमोसोम 14 नैनोमीटर, तो डीएनए को हम पैक करते हुए चले गए ऐसे। तो वो सीक्वेंस आपको समझना है बस, आपको बेटा एक्चुअल विजुअलाइजेशन हो नहीं हो चल जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, 10 नैनोमीटर के बाद देखो, दिस वाज 10 नैनोमीटर, क्लियर, 10 नैनोमीटर यहां ऐसे करके बनाया। फिर मेरे पास क्या आ गया, 30 नैनोमीटर आ गया, 30 नैनोमीटर से फिर क्या आ गया, 700 नैनोमीटर, और ज्यादा कंडेंस, और फिर मेरे पास 1400 नैनोमीटर आ गया, जो मोस्ट कंडेंस है, जिसे आप क्या कह रहे हो, क्रोमोसोम कह रहे हो, जिसे आप क्या कह रहे हो, क्रोमोसोम कह रहे हो, क्लियर है? इस तरीके से जाना है हमने बेटा। 400 समझ मेरी बात, इसी को और कंडेंस करा है। अब आपको देखो, इससे आप 330 वाला बनाओगे, जो मैंने सिलेंडर जैसा बनाया, उसको और कंडेंस करके, उस सिलेंडर को और कंडेंस करके आप आगे बनाओगे। जैसे ये वाला है, इस 30 वाला ये है, इसको और कंडेंस करके, ये जो आ रही है, मान लो इसको ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, इसको 400 कह देते हैं, और इससे और कंडेंस करके 700 बनेगा, क्लियर है? ठीक है, नैनोमीटर बढ़ रहा है बेटा, पैकिंग हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग। आपको क्या याद करना है इसमें, मैं आपको वो बता रहा हूं। देखो, इसके बाद से आपको विजुलाइज करना मुश्किल होगा, और आपको दिमाग में लाना है कि मोस्ट कंडेंस फॉर्म इज क्रोमोसोम, क्लियर? बेटा 400 लिखा तो है, 400 आएगा, फिर 700, ये दोनों मिलके 1400 बनाएंगे ना। आपको क्या करना है, सुन लो ध्यान से, इंक्रीज करते हुए इसे समझना। मैं आपको एक बार सिंपल डायग्राम में समझाऊंगा, जो आपने याद रखना है, ध्यान से सुनना। हमारे पास ओपन डीएनए कितना होता है, खुला हुआ डीएनए 2 नैनोमीटर, ठीक है, वो ऐसे है मान लो। उसके बाद मैं उसको ऑक्टामर पे रैप किया, फिर उसने मान लो सोलिनॉइड बना दिया, और सोलिनॉइड बना के वो और ज्यादा ऐसे कंडेंस हो गया, और फाइनली उसने क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया। फाइनली उसने क्या बनाया, ऐसे क्रोमोसोम बनाया। तो ध्यान देना जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं, दिस इज 2 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, आपको समझ आ रहा है, सॉरी 10 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद दिस इज 30 नैनोमीटर, दिस इज 400, एंड दिस इज 1400। मैं इसको क्यों बोल रहा हूं 1400 और 700, वो देखो,
मान लो मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया, इससे ऐसे ऐसे क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, ये दोनों मिलाकर 1400 है बेटा, 1400। अब मुझे एक चीज समझानी है, क्लियर कट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, वो देखो जरा, क्लियर कट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, वो देखो ध्यान से सुनना, दिस इज 2 नैनोमीटर। तो ये मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा, मैं बिल्कुल क्लियर कट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो है दिस इज ओपन डीएनए, और यहां तक क्रोमेटिन कहलाता है। आप समझो ध्यान से, ये मेरे पास एम फेज में दिखेगा, दिस वन इज विजिबल इन विच फेज, दिस इज विजिबल इन एम फेज, एम फेज में दिखेगा, और इसे कौन सा क्रोमोसोम कहेंगे, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। और ये कौन सा होगा, मोस्ट कंडेंस, ये मेरे पास डीएनए है, बाकी सबको मैं क्या बोलूंगा, क्रोमेटिन। तो जो कम कंडेंस है उसको बोलेंगे यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन बोलेंगे, और जो ज्यादा कंडेंस है उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। तो हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब मोर कंडेंस, आप समझ पा रहे हो, और यू क्रोमेटिन का मतलब लेस कंडेंस, ठीक है, ये वाली बात समझ पाए हो। और धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ रही है, ये मुझे कौन से फेजेस में दिखेंगे, G1S G2 में, क्लियर बेटा। क्रोमेटिन इज कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, शुरुआत में किसने हेल्प करी, इनिशियली कौन हेल्प कर रहा था, इनिशियली हिस्टोन हेल्प कर रही थी, हेल्प इन पैकेजिंग, शुरुआती लेवल पर, ठीक है, शुरुआती लेवल पर ध्यान से सुनो बेटा, शुरुआती लेवल पर कौन हेल्प कर रही थी, हिस्टोन हेल्प कर रही थी। हायर लेवल पैकेजिंग, यहां पर हिस्टोन के अलावा हो सकता है कुछ और प्रोटीन्स मदद कर रही हो, उन्हें हम कहेंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हम ये लिखेंगे कि एट हायर लेवल सम मोर प्रोटीन हेल्प इन पैकेजिंग। हायर लेवल का मतलब आगे जाकर, हेल्प इन पैकेजिंग, उन्हें क्या बोलेंगे, नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्लियर, यहां तक क्लियर है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएससी। क्लियर, प्रीवियस पेज देख लो, हम इस बेटा सोलिनॉइड जो होता है इससे बनाते हैं हम, 30 बस शेप को कहते हैं बस, और कुछ नहीं है उसमें। क्लियर, घर चला जा भाई, ऑफ वाला बच्चा, यहाँ रुको, ऑफ वाले घर जा सकते हैं, वरना फोन बंद करो, टाइप किया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पहले कोई बात सुनो, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे, सवाल ये है कि मुझे डीएनए को खोलना पड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना। मुझे ये बताओ कि किस चीज से आप आसानी से प्रोटीन बना सकते हो, या मतलब किस प्रकार के डीएनए को इजी होगा खोलना, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बच्चे 400 कहां है, यहां पे, ये है तो कंडेंस वाला, दिस इज 400, भगवान इसको कर लो 400 यार, क्यों परेशान हो रहे हो, इसको कर लो, सही है, आगे समझ, यू क्रोमेटिन आएगा कि नहीं। अब समझो ध्यान से, मैं आपसे अगर पूछूं, देखो बच्चे कहां गलती करते हैं वो सुन लो ध्यान से। आपके पास डीएनए दो फॉर्म में है, क्रोमेटिन दो प्रकार का है, क्रोमेटिन हमारे पास दो तरीके का है, एक हमारे पास यू क्रोमेटिन है और एक हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन है, दिस इज यू क्रोमेटिन, और एक हेट्रोक्रोमेटिन है। यू क्रोमेटिन लेस कंडेंस है, हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा कंडेंस है, ज्यादा कंडेंस होने से डार्क स्टेन होगा, और ये क्या होगा, लूज, ये लाइट स्टेन होगा, स्टेन मतलब कलर, अगर इसको करने लगे, क्रोमेटिन क्या होता है बेटा, कलर लेता है डाई से, लाइट स्टेन होगा, कलर का मतलब क्रोमा वर्ड कलर आता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, इसका मतलब जीन यही होंगी, और ये मेरे पास ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ठीक है। अगर आपको सवाल आता है कि हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, मोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव इज ए यू क्रोमेटिन, बी हेटेरोक्रोमेटिन, सी डीएनए एंड डी क्रोमोसोम। बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बी वाले मार खाओगे, सवाल पूरा ना पढ़ने वाले मार खाओगे में से, जल्दी बताओ। ये वो बच्चे हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले, जो एग्जाम खत्म होने के बाद आके कहते हैं सर आता तो सारा था लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि हमने सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में खराब हो गया। शाबाश दिया आएगा। क्रोमोसोम इज द मोस्ट कंडेंस फॉर्म, क्रोमोसोम में डीएनए सबसे ज्यादा कंडेंस होता है, और क्रोमोसोम में डीएनए मैक्सिमम सारा ही हेट्रोक्रोमेटिन हो जाता है एक तरीके से। क्लियर है, डी आएगा भाई, डी आएगा। देखो इन दोनों में ज्यादा हेट्रोक्रोमेट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव ये है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होगा। आ रहा समझ, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा देखना, और आप इस बात को शायद सोच पाओ मेरी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखना बेटा, सवाल पूछता हूं और देखना क्या है, क्या है सवाल। ये जब मैं सवाल पूछता हूं इसका मतलब मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान रखो बच्चे। मैं जब भी आपसे कहूं मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये देखना ध्यान से, मेरे पास मैं दो सेल ले लेता हूं, एक मैंने स्किन सेल ले लिया, एक मैंने बीटा सेल ले लिया, बीटा सेल लिया पेनक्रियास का, ठीक है। स्किन सेल और बीटा सेल दोनों का डीएनए है, दोनों में, दोनों मान लो आपका बीटा सेल क्या करता है बेटा, बीटा सेल इंसुलिन फॉर्म करता है, ठीक है, दोनों में डीएनए सेम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपके स्किन सेल में इंसुलिन की जीन है, पहला सवाल तो ये है, ठीक है। इज स्किन सेल हैव इंसुलिन की जीन, इंसुलिन की जीन, बताओ क्या आपके सेल में, हाँ बताओ जल्दी, क्या आपके स्किन सेल में इंसुलिन की जीन है? बिल्कुल है, 100% है। वो इंसुलिन बनाएगी नहीं, बिल्कुल है बेटा 100%। आपके स्किन सेल में, आपके न्यूरॉन्स में, सब में इंसुलिन की जीन है, पर वो इंसुलिन बनाएगा नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूं, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टेम सेल का, आ जाओ रियल कॉन्सेप्ट पे, सुन लो बेटा, आ जाओ रियल कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। एक सेकंड देना मुझे बस,
अब रियल कॉन्सेप्ट में आ जाओ। आपने क्या पढ़ा बेटा? आपने स्टेम सेल पढ़े हैं। स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल एक खास तरह के सेल होते हैं जिनके अंदर सभी प्रकार की जीन एक्टिव होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेम सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर सभी प्रकार की जीन एक्टिव होती है, उन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं। समझ आ रहा है? स्टेम सेल में सभी प्रकार की जीन एक्टिव होती है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये स्किन सेल है, इसमें इंसुलिन की जीन तो है लेकिन उसे हमने इनएक्टिव किया हुआ है। अब ये इनएक्टिव होने का क्या मतलब है? हो सकता है जिस जगह पर इंसुलिन की जीन हो उसे हमने हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेट्रोक्रोमेटाइज? हमने कन्वर्ट कर दिया उसको हेट्रोक्रोमेटिन में, तो वो रीजन कभी खुलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब उससे कभी इंसुलिन बनेगी ही नहीं। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे जो स्टेम सेल होता है उसके सारा जीन काम का होता है, सारा जीन यू क्रोमेटिन रीजन में होता है, लेकिन हम क्या करते हैं जब सेल्स को परमानेंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल करते हैं, तो काफी सारे ऐसे रीजन होते हैं जिनका हमें काम नहीं है, उसे हम परमानेंटली क्या कर देंगे? परमानेंटली बंद कर देंगे, जिसे हम कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कभी भी वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके स्किन सेल में इंसुलिन की जीन तो है पर वो इंसुलिन क्यों नहीं बनाएगी? बिकॉज इट गेट कन्वर्टेड इनटू व्हिच रीजन? इट गेट कन्वर्टेड इनटू हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। ये दिमाग है, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? बताओ बेटा, आए समझ? जल्दी बताओ, समझ पा रहे हो? इस तरीके से भी हम बहुत सारी जीन्स को इनएक्टिव करते हैं। क्लियर है? समझ आया? बोलो बेटा जल्दी से। मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो, स्टेम सेल वो होता है जिसकी सारी जीन एक्टिव है, सारी जीन काम कर सकती है, वो स्टेम सेल होता है। उससे बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं। कुछ सेल्स में जब उन्हें परमानेंट बनाते हैं तो कुछ रीजन को हेट्रोक्रोमेटिन में बदल देते हैं। अब उससे हम सारी क्या नहीं बना सकते? सारी प्रोटीन नहीं बना सकते। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई बेटा? क्लियर? आ गया समझ? अरे समझ आ गया मैंने क्या बोला? स्टेम सेल बेटे खास तरह के सेल होते हैं, उससे बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, हमारी बॉडी के हर एक सेल में इंसुलिन की जीन है। हमारी बॉडी में सभी प्रकार की जीन होती हैं, पर बहुत सारी जीन जिसकी जरूरत नहीं है उनको उस पर्टिकुलर सेल में हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक तरीका होता है सेल को परमानेंट बनाने का। क्लियर?